हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर यूपीजीआईसी। द सब्जेक्ट वाज इकोनॉमिक्स, है ना। लास्ट क्लास जो हमने की थी दैट वाज योर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, है ना। हमने क्यूटीएम किया था आपका, है ना। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमने देखा था कि फिशर का जो अप्रोच है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे, कि मनी और प्राइस लेवल में क्या रिलेशन है, वो हमने देखा था। फिशर्स अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच एंड देन योर किनेशियन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। ये तीन चीजें हमने देखी थी, उसी का मूक हम करने जा रहे हैं। दिस इज योर क्लास नंबर 24। ओके, तो कुछ मोक क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं वो हमारे टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पे हमसे कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू द लिंक गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है ऐप का, टेलीग्राम का, वहां पे आप जाके लक्ष्य अकेडमी से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर। अगर किसी को व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है या भी कोई भी क्वेरी करनी है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, जिन भी स्टूडेंट्स को पेड बैचेस खरीदने हैं तो दीज आर द डिटेल्स फॉर योर पेड बैचेस। सारा सब्जेक्ट कवर होगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी आपके पास। लैंग्वेज दोनों ही रहेंगी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, है ना। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको। एमसीक्यूज आप कर सकते हैं एंड द पीडीएफ विल बी डाउनलोडेबल फॉर्मेट में आपके रहेंगे, ठीक है। ये आपका प्राइस है एंड इसके लिए भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जहां पे जाके आप बैचेस को परचेज कर सकते हैं। अगेन दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर, कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी, है ना। चलिए आते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, मोक अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कहता है कि हु इज एसोसिएटेड विद द फेमस इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, है ना। ये हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है, दैट इज MV बाय PT। बहुत अच्छे से हमने इसको कवर किया था, है ना। मतलब बेसिक तो क्लियर हो ही गया होगा। अगर डिटेल नहीं समझा हमने, डिटेल तो उतना टाइम नहीं था, बट स्टिल आपको बेसिक्स इसके क्लियर है कि ये MV होता क्या है, MV कहाँ से आता है, PT कहाँ से आता है ना, और ये कौन सा इक्वेशन है ना। तो आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है ये किसने दिया है। प्रसिद्ध विनिमय समीकरण दैट इज MV इज इक्वल टू PT से कौन जुड़ा हुआ है, कौन सा जो आपका अर्थशास्त्री है वो इससे संबंधित है। किन्स, एर्विंग फिशर, मिल्टन फ्रीडमैन या फिर आपका नट विक्सेल। बताना है आपको ABCD कौन है इसके अर्थशास्त्री, इस इक्वेशन को देने वाले, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। जी, ये क्या है, योर आंसर इज बी। एडविन फिशर जो है उन्होंने आपका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को यूज करते हुए हमको बताया है कि MV इज इक्वल टू PT, और यहां से हम निकालते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ मनी, दिस विल रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मनी, कि कितना मनी का जो मात्रा है ना, मनी की जो क्वांटिटी है वो किस तरीके से प्रभावित करती है आपके प्राइस लेवल को। तो हमने देखा था P वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MV डिवाइडेड बाय T। ये दोनों चीजें आपकी कांस्टेंट रहती है, और जो आपका मुद्रा का मात्रा है अर्थव्यवस्था में, जो आपकी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का मात्रा है वो कैसे आपके प्राइस लेवल्स को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा मुद्रा उतना ज्यादा प्राइस लेवल हाई रहेगा हमारा, है ना। इसी को हम इक्वेशन ऑफ योर फिशर्स इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आ गया यहाँ पे फिर से फिशर इक्वेशन के बारे में। कह रहे कि फिशर विनिमय समीकरण में V का अर्थ क्या है ना। कि जो फिशर इक्वेशन है उसमें V का मतलब आप क्या समझते हैं, है ना। वैल्यू ऑफ मनी से मतलब V का मतलब वैल्यू ऑफ मनी है आपका, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। V का तात्पर्य क्या है इस MV इज इक्वल टू PT में, या फिर P इज इक्वल टू MV बाई T में जो ये V है ये क्या दर्शाता है आपका। मुद्रा का मूल्य, मुद्रा के संचालन का वेग, लेन देन का मूल्य, या फिर आपका उत्पादन की मात्रा। क्या बताता है ये जी, ये क्या बताता है हमको, वेलोसिटी, है ना, कि कितनी तेजी से मुद्रा जो है वो सर्कुलेट हो रही है आपकी अर्थव्यवस्था में। ओके, तो V इज योर मुद्रा के संचालन का वेग, ठीक है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। अगर ये दो क्वेश्चंस आपके सही हुए तो ये वाला ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी QTM में इफ द मनी इज डबल्ड, द M इज डबल्ड, है ना, M को हम दुगना कर दें एंड V एंड T रिमेन्स कांस्टेंट, और V और T को हम एक स्थिर, ये हमारा अगर स्थिर रहता है ना, चेंजेस नहीं होते इसमें, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन P। तो प्राइस लेवल जो है उस पर आपका क्या असर पड़ेगा, है ना। हमने अभी देखा, यहाँ से आप निकालेंगे
कह रहा है कि v और t कांस्टेंट रह रहे हैं, तो बताइए कि अगर हमने m को दुगना कर दिया तो p पे क्या असर पड़ेगा? वो दोगुना हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकम्स हाफ, ये आधा हो जाएगा, या फिर इंक्रीजेस बाय 50%। सोच समझ के आंसर देंगे, है ना, जल्दबाजी में नहीं जी, एकदम सही। ये क्या है आपका? ये हो जाएगा दोगुना, है ना। अगर ये 2 हुआ तो ये भी 2 हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनका सीधा सीधा संबंध है। ओके, चलिए नेक्स्ट आएंगे कैम्ब्रिज अप्रोच से आपका क्वेश्चन है। हमने जब किया था तो हमने कहा था फिशर अप्रोच जो है वो क्या बताता है? दिस इज अ ट्रांजैक्शन अप्रोच, है ना, कि मुद्रा कितनी तेजी से घूम रहा है ना। और ये क्या है? कैम्ब्रिज अप्रोच क्या कहते हैं? कैश बैलेंस, कितना आपने कैश बैलेंस रखा हुआ है ना, ये कितना सर्कुलेट हो रहा है, इकोनॉमी में कितना पैसा है, और कैम्ब्रिज कहता है कितना आपके पॉकेट में पैसा है ना, आपने अपने पास कितना पैसा रखा हुआ है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन द कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच द मनी डिमांड इज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट। हम m को किस समीकरण से दर्शाते हैं, किस फॉर्मूले से, किस इक्वेशन से आप दर्शाएंगे क्वांटिटी ऑफ मनी? m इज इक्वल टू k py, mv इज इक्वल टू pt, या फिर m बाय p इज इक्वल टू kv, है ना। ये इक्वेशन पूरा हमने किया हुआ है, किस चीज का क्या तात्पर्य है सब किया है हमने अपनी क्लास में, है ना जी। दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। दिस इज योर फिशर इक्वेशन, है ना, ये फिशर्स का इक्वेशन है, फिशर के द्वारा दिया गया, और ये दोनों जो है आपके ये कैम्ब्रिज अप्रोच है, या फिर इसी को आप कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं। तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आएंगे द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट। इसमें 3-4 इकोनॉमिस्ट के नाम थे ना आपके इसमें केन्स थे, पिगो थे, 2-3 आपके यहाँ पे आपके थे, रॉबर्टसन थे। तो कह रहे कि जो कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट है उन्होंने किस चीज को एम्फोसाइज किया? द रोल ऑफ मनी एज, उन्होंने क्या बताया कि मनी का रोल क्या होता है? फिशर्स वाले में हमने देखा था कि मनी का जो रोल है वो ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे मनी का रोल कैसा था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, स्टोरेज ऑफ वैल्यू का, कि वैल्यू को स्टोर करके रखता है, यूनिट ऑफ अकाउंट का, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का, है ना। जब हम कर रहे थे क्लास तो वहां पे हमने ये भी चीज देखी थी कि किस अप्रोच में मनी को किस तरीके से लिया गया है ना। फिशर्स ने क्या माना था कि मनी का जो मुख्य उद्देश्य है, जो प्राइमरी उद्देश्य है वो क्या है, और कैम्ब्रिज में हमने देखा था कि मनी को हम उसका मेन पर्पस क्या है, वहां पे हमने दोनों जगह अलग अलग देखा था, है ना। तो बताएंगे जी। जैसा कि हमने कहा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसमें था? फिशर्स इक्वेशन वाले में, है ना। जो फिशर का जो अप्रोच है उसमें आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने मनी को माना था, और जो आपका कैम्ब्रिज वाला है जो कैश बैलेंस अप्रोच है ना, यहाँ पे कैम्ब्रिज वाले में मुद्रा की भूमिका कैसी रह रही है? मूल्य भंडारण की, है ना। क्योंकि जब आप कैश बैलेंस रखते हो तो वो कैश बैलेंस रखना क्या है कि यू आर स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ मनी, है ना। हम वैल्यू ऑफ मनी को स्टोर करके रख रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, स्टोरेज ऑफ वैल्यू हो, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे अपने। अगेन फिशर्स इक्वेशन, फिशर वाले अप्रोच से एक क्वेश्चन है आपका। अकॉर्डिंग टू द फिशर इफ द वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस, है ये वाला v अगर इंक्रीज करता है, कीपिंग m एंड t कांस्टेंट, देन क्या होगा, है ना। यहाँ पे हमको कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन आपको याद रखना है ना, कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो आप कर पाए। कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे t और v को कांस्टेंट कर दिया है, ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड हमने जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको हमने स्थिर रखा है, बट वेलोसिटी को हमने बढ़ा दिया है। तो इसका प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, मूल्य के स्तर पे कैसा असर पड़ेगा इसका? प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, एकदम स्थिर रहेगा, या फिर आपका जो उत्पादन है, आउटपुट, वो फॉल हो जाएगा। क्या होगा? मूल्य का स्तर बढ़ता है, मूल्य का स्तर घटता है, मूल्य का स्तर स्थिर रहता है, या फिर उत्पादन गिरता है, क्या होगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा m के साथ रिलेशन है वैसा ही b के साथ रिलेशन है। तो डेफिनेटली अगर हमने अगर v को इंक्रीज किया है तो प्राइस लेवल विल इंक्रीज, है ना, मूल्य का स्तर आपका बढ़ जाएगा, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ फिशर्स इक्वेशन, फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, है ना, जो फिशर का QTM है, फिशर्स QTM जो है आपका, कह रहे हैं कि उसमें कौन सा अवधारणा हमने नहीं ली है, कौन सा एक एजम्पशन हमने नहीं लिया। जब भी हमने क्लास स्टार्ट की थी तभी हमने कहा था कि किसी भी थ्योरी की अगर आप बात करते, किसी भी चीज की थ्योरी हो, कहीं की भी थ्योरी हो, तो उस थ्योरी में कुछ चीजों को हम मान्यता के रूप में मान के चलते हैं ना, कि ये चीजें अगर ऐसे होंगी तभी ये बात हमारी सत्य साबित होगी, है ना। तो कुछ एजम्पशंस जो लिए थे उसमें आपको बताना है कि कौन सा एक एजम्पशन आपका नहीं था, है ना। हमने कहा था कि देयर विल बी अ फुल एम्प्लॉयमेंट का स्तर फुल रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी, हम मान के चलेंगे कि मनी का जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो स्थिर रहेगा। वेरिएबल आउटपुट रहेगा एंड मनी इज ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम मुद्रा का इस्तेमाल किस रूप में करेंगे? ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, केवल विनिमय के एक माध्यम के रूप में इसका हम प्रयोग करेंगे, है ना। तो बताएंगे कौन सा एजम्पशन हमने नहीं पढ़ा था। 4 एजम्पशन हमने बताए थे, 4-5 बताए थे, तो आपको बताना है कि कौन सा एजम्पशन वहां पे नहीं था, या यहाँ पे कौन सा एजम्पशन गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमने क्या कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। हम मान के चलते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वहां पे कैसी कंडीशन है, देयर विल बी अ कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, मनी का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? वेरिएबल, है ना। तो आउटपुट भी हमारा, उत्पादन भी कांस्टेंट रहना चाहिए। मनी इज ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सही है ना। बस ये वाली चीज आपकी गलत थी एंड दैट इज योर आंसर, है ना। परिवर्तनशील उत्पादन नहीं रहता है, स्थिर उत्पादन मान के चलते हैं, है ना। क्योंकि अगर उत्पादन बदला तो आपका क्या है? प्राइस लेवल उसकी वजह से हिल जाएगा। ज्यादा सप्लाई हो गया तो प्राइस लेवल डाउन चले जाएंगे, कम सप्लाई हुआ तो आपका क्या है? प्राइस लेवल अप चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको उसको स्टेबल रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं कि हु इज नोन फॉर द मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मॉडर्न का QTM जो है उसके लिए हम किसको जानते हैं? कौन है आप, कौन से अर्थशास्त्री जो है वो मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी से संबंधित है? एडम स्मिथ, मिल्टन फ्रीडमैन, अल्फ्रेड मार्शल या फिर JM किन्स। मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का श्रेय किसको जाता है? बी, मिल्टन फ्रीडमैन जो है ये आपके मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से संबंधित अर्थशास्त्री हैं, है ना, ठीक है। सीधा सीधा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ना। जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी है, तो वैसे ही आपको याद रखना है कि मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी मनी किसने दी है? मिल्टन फ्रीडमैन ने हमको दी है। आएंगे क्वेश्चन 9 पे, कहता है कि अकॉर्डिंग टू द फ्रीडमैन के अनुसार द डिमांड फॉर मनी इज सिमिलर टू द डिमांड फॉर वॉट, है ना। ये डिमांड एंड सप्लाई को लेके चलते हैं, है ना। डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जो है मनी की, उसी से आपका एक जो पर्टिकुलर प्राइस लेवल है, मूल्य का जो स्तर है आपकी अर्थव्यवस्था में, वो निर्धारित होता है बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ योर मनी। तो उनके हिसाब से जो डिमांड है मनी की, वो बिल्कुल उसी तरीके की है जिस तरीके की किसी भी वास्तविक वस्तु की होती है, किसी भी बॉन्ड की होती है, किसी भी कंजम्पशन गुड की होती है, या फिर किसी भी पूंजीगत संपत्ति या फिर कैपिटल असेट की होती है। वैसे ही डिमांड फॉर मनी भी होती है। बताइएगा क्या उन्होंने माना था? उन्होंने माना था कि जिस प्रकार से सभी किसी भी रियल गुड की, है ना, किसी भी वास्तविक वस्तु की जैसे एक डिमांड होती है और उसकी सप्लाई होती है, ठीक उसी प्रकार से मनी की भी अपनी एक डिमांड और अपनी एक सप्लाई होती है, ठीक है। जिसके हम देखते हैं ना कि डिमांड एंड सप्लाई का कर्व जब इंटरसेक्ट करता है तो एक प्राइस लेवल मिलता है हमको। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर मनी का जो डिमांड और सप्लाई है वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपको एक इक्विलिब्रियम देगा, ठीक है। और वही इक्विलिब्रियम प्राइस जो है दैट विल बी द प्राइस लेवल फॉर द एंटायर इकोनॉमी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आएंगे। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो हम तब से स्टडी कर रहे हैं, तो इसका एक क्रिटिसिज्म हमको बताइए। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचना है? कौन सा एक आलोचना के रूप में आपको जाना जाता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसके बारे में बताएंगे। ऑप्शन ए कहता है इट एज्यूम्स द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी।
ये मान के चलता है कि वेलोसिटी जो है आपकी मनी की वो स्थिर रहती है, ये एक आलोचना है। इट एज्यूम्स द वेरिएबल आउटपुट इन द शॉर्ट टर्म, ये मान के चलता है कि शॉर्ट रन अल्प अवधि में आपका क्या है, जो आउटपुट है वो वेरिएबल रहेगा, है ना, आउटपुट इज वेरिएबल। नेक्स्ट कहते हैं कि इट इनकॉर्पोरेट्स इंटरेस्ट रेट इन द मॉडल, मॉडल में इंटरेस्ट रेट को लेके चलता है। या फिर इट अलाउस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी पे ध्यान रखता है ना। यह मुद्रा के स्थिर वेग को मानता है, अल्प अवधि में परिवर्तनशील उत्पादन को मानता है। यह मॉडल अपने में ब्याज दरों को शामिल करता है, या फिर यह बेरोजगारी में को ध्यान में रखता है। क्या एक आलोचना है? एकदम सही, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। जो भी लोग ए दे रहे हैं दे आर करेक्ट, कि ये मान के चलता है इट एज्यूम्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी। लेकिन ये कैसे हो सकता है ना, मनी को आप स्थिर कर दे, ये तो हो नहीं सकता है ना। मनी तो आपका जो अर्थव्यवस्था में अगर मनी अगर स्थिर हो गई, मनी का अगर वेलोसिटी स्थिर हो गया, दैट मीन्स योर इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट, है ना, आपकी पूरी अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट हो जाएगी। ठीक, तो दिस इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, है ना। कहता सभी बातें तो ठीक है, लेकिन आप वेलोसिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अगर वेलोसिटी का मनी का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हुआ, दैट मीन्स आपकी अर्थव्यवस्था रुक रही है ना, जो कि हो नहीं सकता। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इन लॉन्ग रन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल इफेक्ट व्हाट। अगर लंबे समय की हम बात करें तो वहां पे लंबे समय में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, लॉन्ग रन में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जो इंक्रीज है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई किस चीज को प्रभावित कर देगा? लंबे समय में अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई हुआ तो एज पर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होगा? ओनली रियल आउटपुट, सिर्फ हमको रियल आउटपुट मिलेंगे, सिर्फ रियल आउटपुट को प्रभावित करेगा। ओनली प्राइस लेवल इफेक्टेड होगा, बोथ प्राइस लेवल एंड आउटपुट दोनों ही प्रभावित हो जाएंगे अगर सप्लाई इंक्रीज होता रहा। या फिर ना तो आपका प्राइस लेवल प्रभावित होगा और ना ही आउटपुट प्रभावित होगा। बताइएगा कि लंबे समय में अगर आपका मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ तो एज पर क्वांटिटी थ्योरी क्या चीज प्रभावित होगी? दीर्घ काल में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है किस पे? केवल वास्तविक उत्पादन पे, केवल मूल्य स्तर पे, मूल्य स्तर और उत्पादन दोनों पे, या फिर ना तो मूल्य स्तर पे पड़ेगा इसका प्रभाव और ना ही आपके उत्पादन पे पड़ेगा। प्राइस लेवल पे रहेगा आपका, है ना, कि अगर मनी सप्लाई बढ़ता रहा तो ये ऑटोमेटिकली आपके प्राइस लेवल्स को इंक्रीज करेगा, है ना, आउटपुट को नहीं, प्राइस लेवल को सिर्फ, है ना, बोथ नहीं, है ना। जब बोथ आ जाए तो हर बार बोथ सही नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डिड द आरबीआई रिसेंटली इंडिकेट रिगार्डिंग इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है ना, हमने बात की है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं हम जब भी आरबीआई अपनी पॉलिसीज लेके आती है। तो अभी कुछ दिनों से, ये आपका ज्यादा दिन से नहीं है, ये आपका बाद में ऐड किया गया है ये क्लॉज कि जब भी हम अपनी मौद्रिक नीति बनाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसको ऐसा बनाएंगे सो दैट कि जो हमारी मुद्रास्फीति है, जब हमने इन्फ्लेशन किया था तो हमने ये बात की थी कि देयर विल बी इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि हम जब भी मनी सप्लाई करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे तो उस वक्त हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के बनाएंगे। तो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए हम क्या परसेंटेज लेके चलते हैं, है ना, वो आपको बताना है यहाँ पे। इट प्लान्स टू लोअर द इन्फ्लेशन टारगेट फ्रॉम 4 to 3%। इसकी प्लानिंग क्या है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए इनकी प्लान है कि हम अपने इन्फ्लेशन टारगेट को 4% से 3% पे लेके आ जाएं। क्या ये इनकी नीति है? इट हैज टू मेंटेन अ करंट 4% टारगेट एंड अ +- 2% टॉलरेंस बैंड, है ना, कि हम 4% अपना टारगेट रखेंगे, 4% तक इन्फ्लेशन रहे
उसे 2% ऊपर 2% नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं, है ना, टॉलरेंस बैंड है हमारा, इतने तक हम सह सकते हैं, है ना, ये सहनशीलता बैंड है हमारा। नेक्स्ट, इट डिसाइडेड टू रिप्लेस हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसकी भी बात की है हमने, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है ना, तो रिप्लेस द हेडलाइन इन्फ्लेशन विद द कोर इन्फ्लेशन, है ना, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हमने किया था तो उस वक्त हमने देखा था इसको, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन कहता है कि इट स्क्रैप द पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस, है ना, कि पब्लिक सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया जो है उसको समाप्त कर दिया है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। एकदम सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, कि इनकी जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की नीति है उसमें इन्होंने टारगेट क्या रखा है, आरबीआई की पॉलिसी क्या कहती है कि इन्फ्लेशन को अगर हमें टारगेट करना है तो हमको अपना इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4% का रखना है कि मुद्रास्फीति हमारी अर्थव्यवस्था में 4% तक बनी रहे, है ना। 2% ऊपर जाती है, 2% नीचे आती है तो ये कोई गड़बड़ बात नहीं है, इतना हम टॉलरेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि व्हेन द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, है ना, परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, है ना। इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो कह रहा है कि जब डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि प्राइस इंटरेस्ट के बढ़ने या घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा डिमांड फॉर मनी, तो क्या होगा, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट विल डू व्हाट, तब अगर हमने इंटरेस्ट में चेंज किया तो क्या होगा, है ना। बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, उसके बाद इन शब्दों से विचलित नहीं होना है कि ये शब्द क्या है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है ना, इतना ध्यान नहीं देना, बस इन इलास्टिक का मतलब ध्यान रखना है आपको। इन इलास्टिक अगर कहा मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, बस यहीं से क्वेश्चन आपका डिकोड हो जाता है। बताएंगे क्या होगा, ग्रेटली इफेक्ट द मनी डिमांड, अगर इंटरेस्ट रेट को हमने चेंज किया, है ना, तो क्या होगा, ग्रेटली इफेक्ट द मनी डिमांड को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, अत्यधिक प्रभावित करेगा। नॉट इफेक्ट द मनी डिमांड, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मनी के डिमांड पे, बढ़ाइए या घटाइए कोई मतलब नहीं पड़ता। रिड्यूसेस द मनी डिमांड को कम कर देगा, या इंक्रीजेस द मनी डिमांड, या फिर मुद्रा की मांग को बढ़ाएगा। क्या करेगा अगर हमने इंटरेस्ट रेट चेंज किया एंड द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो क्या होगा इस स्थिति में, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये पहले खुद ही कह रहा है कि ये कैसा है, डिमांड फॉर इंटरेस्ट का प्रभाव कैसा पड़ने वाला है, परफेक्टली इनइलास्टिक रहने वाला है ना, मतलब एकदम से अलोचदार है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप इंटरेस्ट को बढ़ाइए घटाइए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपका डिमांड फॉर मनी में, है ना। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कहते हैं क्वांटिटी अंडर द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्यूटीएम के अंदर द इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड एज व्हाट, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रास्फीति पर विचार किया जाता है, किस प्रकार से, कैसे हम देखते हैं इन्फ्लेशन को अंडर क्यूटीएम में आप किस प्रकार से समझते हैं कि इन्फ्लेशन किस प्रकार का है। डिमांड पुल फिनोमिना है ये कॉस्ट पुश फिनोमिना होगा, मॉनेटरी फिनोमिना होगा, या फिर स्ट्रक्चरल फिनोमिना होगा, किस प्रकार का इन्फ्लेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, किस चीज से प्रभावित होने वाला इन्फ्लेशन, एकदम सही मॉनेटरी, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने ना डिमांड की बात की है, डिमांड फॉर व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन कहीं भी हमने जब हमने क्यूटीएम पढ़ा है तो वहां पे कहीं भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं की, है ना। कॉस्ट लागत, किसकी लागत, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने की लागत, हमने कहीं भी बात नहीं की। हमने यहाँ पे बात किस चीज की थी क्यूटीएम में, हमने सिर्फ मुद्रा के बारे में बात की थी, है ना, कि द लेवल ऑफ मनी, है ना, कि मुद्रा जो है, मात्रा जो है, द वॉल्यूम ऑफ मनी, द वेलोसिटी ऑफ मनी, है ना, इन सब चीजों की बात की थी, हमने कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं की थी। देयरफॉर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में जो इन्फ्लेशन है उसको हम क्या मानते हैं, महज एक मौद्रिक परिघटना हम मानते हैं यहाँ, ठीक है, इट इज प्योरली अ मॉनेटरी फिनोमेना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, द मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेस विद व्हाट, मुद्रा गुणांक तब बढ़ता है जब क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर के बारे में बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, तो आपको बताना है मनी मल्टीप्लायर कब इंक्रीज करेगा, जब कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज करेगा, जब सीआरआर आपका बढ़ जाए तब आपका मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है। जब पीपल होल्ड मोर कैश, जब पीपल अपने पास पैसे ज्यादा दबा के बैठ जाए, है ना,
बैंक में नहीं डालना है हमको, हम अपने जेब में, अपने घर के लॉकर में, अपने सेफ में रखेंगे पैसे, तब मल्टीप्लायर आपका बढ़ेगा। बैंक होल्ड मोर एक्सेस रिजर्व, बैंक के पास जो एक्सेस रिजर्व है वो उसको होल्ड करके रखे रहे, लोन के रूप में ना दे। या फिर जब CRR आपका डिक्रीज कर जाए, है ना, किस स्थिति में जो आपका मनी मल्टीप्लायर है वो इंक्रीज करेगा, है ना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बार बार चर्चा की हमने इसके बारे में, बताएंगे। एकदम सही, जब भी आपका CRR डिक्रीज करता है ना। CRR डिक्रीज करने का मतलब कि बैंकों के पास देयर विल बी अ ह्यूज सम ऑफ मनी, है ना, मोर सम ऑफ मनी। CRR कम है, हमको कैश रिजर्व कम रखना है, द बैंक्स विल हैव मनी टू लेंड आउट, है ना, उनके पास पैसे हैं ताकि वो लेंड आउट कर सके, है ना, बाजार में, अर्थव्यवस्था में मनी को दे सके, है ना। तो जब अर्थव्यवस्था में लोन के रूप में मनी आएगी, देन देयर विल बी मोर क्रेडिट क्रिएशन, और इसी क्रेडिट क्रिएशन से क्या होता है, आपका मनी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, ठीक है। तो दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम QTM के कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा कमर्शियल बैंक, बहुत हल्का सा टच करेंगे क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ रखा हो कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, है ना, तो वो आपने बहुत बार कर रखा है। फिर हम इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ही टच करेंगे। देन वी विल बी डूइंग कि क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, और फिर क्रेडिट पॉलिसीज क्या है। इस पे जो हम करंट में चीजें हैं ना उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। जो आपकी ट्रेडिशनल चीजें हैं जो आप मतलब एकदम 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं उस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे। बट हाँ, PDF उसका रहेगा, यू कैन गो थ्रू इट, है ना। जो नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनको हल्का सा व्यू देके, बाद बाकी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो करंट सिनेरियो में आपका चल रहा है ना, जो चीजें नई नई आ रही है उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।